Unacademy. Let's crack it. अगर सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम के बीच आपसे अंतर पूछा जाए तो आप कई अंतर बहुत आसानी से बता सकेंगे कि सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, वहीं वसीम अकरम पाकिस्तानी टीम के महानतम तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर में से एक हैं। दोनों के कद में भी बहुत अंतर है। सचिन तेंदुलकर ठिगने कद के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम काफी लंबे कद के हैं। ये जो आप अंतर बताते हैं और ये अंतर जब आप व्यक्तियों के बीच में बताते हैं तो क्या इन अंतरों को विविधता कहते हैं या विविधता इससे बिल्कुल भिन्न है? सामाजिक राजनीतिक जीवन कक्षा 6 की एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। उसी चैप्टर से जुड़े हुए विभिन्न अवधारणाओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। इस चर्चा का क्रम क्या होगा, सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहले बच्चों आपसे मैं ये डिस्कस करूंगा कि विविधता क्या है, व्हाट इज डाइवर्सिटी। दूसरा, भारत की समृद्ध जो विरासत है और जीवन का बेहतर होना, यह विविधता से कैसे जुड़ा हुआ है, विविधता कैसे हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। दूसरे आयाम को देखेंगे। भारत में जो विविधता है वह विविधता क्या खासियत रखती है, विविधता के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक जो उसे निर्मित करते हैं वो कैसे काम करते हैं। डाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और नेहरू ने विविधता में एकता की जो अवधारणा है उस अवधारणा को बच्चों उन्होंने कैसे प्रतिपादित किया या किस अर्थ में प्रतिपादित किया, इस बात को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब हम लोग डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो डाइवर्सिटी शब्द का मतलब डिफरेंस होता है, लेकिन क्या व्यक्तियों के बीच में भी जो डिफरेंस पाए जाते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम के बीच में उनके कद काठी को लेकर जो डिफरेंस पाया जाता है, क्या उसको भी विविधता कहा जाता है? आप ये कहेंगे कि प्रयोग से तो ऐसा नहीं लगता, जिस तरह से हम भाषा के वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं। फिर विविधता अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित नहीं है तो फिर विविधता है क्या? विविधता दरअसल क्या है, कलेक्टिव डिफरेंस को कहते हैं। एक समूह के लोग और दूसरे समूह के लोगों में अगर उनके समूह की सदस्यता की वजह से कोई आप डिफरेंस देखते हैं तो उसे विविधता कहा जाता है। आइए एनसीईआरटी कैसे इसको खूबसूरती के साथ समझाती है, इस बात को हम लोग थोड़ा समझें। लेकिन इसको समझने के पहले बच्चों मैं कुछ पारिभाषिक शब्दों का या कुछ टर्म्स का यूज करूंगा। जैसे कल्चर शब्द का यूज करूंगा, कल्चरल बैकग्राउंड शब्द आया है, धार्मिक पृष्ठभूमि शब्द आया, तो धर्म को थोड़ा बहुत सटीकता के साथ समझने की जरूरत होगी। जब हम लोग संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं तो संस्कृति का सामान्य तौर पर मतलब यह होता है कि वह जो प्रकृति से भिन्न है। कल्चर जो नेचर से भिन्न है, हमारा एक नेचर होता है, हमारा एक स्वभाव होता है, लेकिन जो चीजें हम अपनी पिछली पीढ़ी से या वर्तमान पीढ़ी से सीखते हैं और अपने व्यवहार में उसे लाते हैं, उस सीखे गए व्यवहार को संस्कृति कहते हैं। जो हम आनुवंशिक रूप से प्राप्त करते हैं, जिन गुणों को जो जैविक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अंतरित होता है, उसको प्रकृति कहते हैं। और जो मनुष्य सीख कर अर्जित करता है उसे संस्कृति कहते हैं। इसलिए महान मानव शास्त्री एडवर्ड टेलर ने कहा था कि संस्कृति एक सीखा गया व्यवहार है। अब संस्कृति के बच्चों दो पक्ष होते हैं। संस्कृति प्रकृति से तो भिन्न है। संस्कृति के दो पक्ष होते हैं। एक होता है मूर्त पक्ष, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और दूसरा होता है अमूर्त पक्ष। जैसे अगर मैं खान पान की बात करूं तो आप इसको देख सकते हैं कि कौन ढोकला खा रहा है, कौन इडली डोसा खा रहा है और कौन बाटी चोखा खा रहा है। और इसी तरह से बोली भाषा भी हम सुनते हैं और अंतरों को हम महसूस करते हैं। रीति रिवाज को भी हम
एक तरह देख सकते हैं, वेशभूषा को भी हम देखते हैं। इसका मतलब ये संस्कृति के मूर्त पक्ष हैं। संस्कृति के कुछ अमूर्त पक्ष होते हैं, जैसे मेरा विचार, आप नहीं देख पा रहे हैं कि मेरा विचार भारत को लेकर क्या है, विश्वास, मूल्य, ये सब क्या है, संस्कृति के अमूर्त पक्ष हैं। और ये जो संस्कृति होती है वो इतनी व्यापक अवधारणा है कि उसके भीतर धर्म, भाषा, रीति रिवाज, प्रथा, विचार, विश्वास, खान पान, पहनावा, ये सब क्या है बच्चों आता है। तो हम लोग इस भाग में और आगे के हिस्से में कल्चर शब्द का, कल्चरल डिफरेंसेस का, इन सब का प्रयोग करेंगे। तो अभी आपने संस्कृति को समझा कि संस्कृति सीखा गया एक व्यवहार है, और संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, मूर्त पक्ष और अमूर्त पक्ष। मूर्त पक्ष जो होता है वो बोलचाल, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, प्रथा, पहनावा, इनसे बनता है। अमूर्त पक्ष जो होता है वो विचार, विश्वास, मूल्य, जो हमें नहीं दिखता है, एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर, वो उससे क्या बनता है। इसी तरह से जब हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो धर्म शब्द का मतलब गुण या क्वालिटी भी होता है। धर्म शब्द का मतलब कर्तव्य या ड्यूटी भी होता है। जैसे राज धर्म का पालन करें, वर्ण धर्म की बात की गई। और धर्म शब्द का मतलब संप्रदाय या मजहब भी होता है, या सामाजिक संस्था भी होता है। तो जब हम लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में धर्म शब्द का, हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का, ईसाई धर्म का, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, इन धर्मों का जब हम इन धर्म शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां पर हम लोग धर्म शब्द एक सामाजिक संस्था के रूप में लेंगे। और एक सामाजिक संस्था के रूप में बच्चों जो धर्म होता है उसमें एक तो अलौकिकता जरूर पाई जाती है, उसमें सुपर नेचुरलिटी का एलिमेंट किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। फिर इसके साथ ही उसमें आस्था होती है। आस्था अलौकिकता के प्रति, अलौकिक सत्ता के प्रति या अलौकिक आदर्श के प्रति होती है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें किसी न किसी स्थान को, किसी न किसी पुस्तक को, किसी न किसी प्रतीक को पवित्र माना जाता है। तो पवित्रता की भावना भी एक सामाजिक संस्था के रूप में धर्म की एक अनिवार्य विशेषता बताई जाती है। और इसके साथ ही दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो केवल विश्वासों का पुलिंदा या विश्वासों का समूह ही नहीं होते, और उसके भीतर केवल भावनाएं या आस्था ही नहीं होती, उनके साथ कुछ कर्मकांड भी जुड़े होते हैं। तो धर्म शब्द का प्रयोग जब हम लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में करते हैं तो एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में करते हैं जिसमें अलौकिकता में आस्था होती है, कुछ न कुछ प्रतीकों, पुस्तकों या स्थानों के प्रति पवित्रता की भावना होती है, और उसके प्रति बहुत गहरा विश्वास होता है। और प्रत्येक धर्म व्यवहार परक पक्ष को भी अपने साथ क्या रखता है, जिसको कर्मकांड कहते हैं। तो जब हम लोग संस्कृति की बात करते हैं उसमें धर्म की भी बात करते हैं, धर्म की बात अलग से भी करते हैं। तो इन दोनों टर्म से भी आपका परिचय होना जरूरी है। इसके साथ ही बच्चों जो हम लोगों का पूरा जो डिस्कशन होगा उस डिस्कशन में हम लोग क्या क्या पॉइंट लेंगे इसको आप समझें। कि सबसे पहले मैंने कहा कि विविधता क्या होती है। तो यहां पर बच्चों ये देखने की बात है कि विविधता को कैसे एनसीईआरटी समझाती है। विविधता के बारे में एनसीईआरटी बहुत सिंपली ये बताती है कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की जो भिन्नताएं हैं वो विविधता के पहलू हैं। तो पहले तो एक सामान्य अवधारणा आप बना लीजिए कि भिन्नता से विविधता क्या है, निर्मित होती है। लेकिन यह बात ध्यान में रखना है कि सभी प्रकार की भिन्नताएं नहीं, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में जो डिफरेंसेज होते हैं उसको डाइवर्सिटी नहीं कहते हैं, बल्कि जो कलेक्टिव डिफरेंसेज होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर अगर भारत के हैं तो और यहां वसीम अकरम पाकिस्तान के हैं,
और सचिन तेंदुलकर हिंदू हैं और वसीम अकरम मुसलमान हैं, तो यहां पर एक इस्लामिक समूह से और हिंदू समूह से संबद्ध होने के कारण इन दोनों के बीच में विविधता है। तो विविधता दरअसल क्या है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, कई बार प्रजातीयता या नस्ल के आधार पर, कई बार जातीयता के आधार पर, जिसको मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, कई बार जातियों के संदर्भ में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन वहां पर यूज केवल और केवल वस्तुस्थिति के लिए किया जाता है। तो इसके लिए विविधता शब्द का प्रयोग करते हैं। सरल भाषा में बच्चों, खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की जो भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं को विविधता कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल, डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। फिर इसी के साथ ही बच्चों, जब हम लोग विषमता शब्द का प्रयोग करते हैं तो विषमता शब्द और विविधता शब्द थोड़ा अलग अलग हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए समीर नाम के दो लड़के हैं और एक समीर जो है वो दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले इलाके जनपद की रेड लाइट पर अखबार अगर बेचता है, वो अगर क्या है, अखबार बेचता है, तो ऐसी स्थिति में जो समीर जो अखबार बेचकर अपना जीवन यापन करता है वो गरीब है, और दूसरा समीर जो अखबार खरीदता है वो क्या है, उससे उसकी तुलना में क्या है, अमीर कहा जाएगा। तो यहां पर बच्चों हम लोग ये कहेंगे कि जब कुछ लोगों के पास अवसर होते हैं, जब कुछ लोगों के पास जमीन और जायदाद होता है, जब कुछ लोगों के पास रिसोर्स होते हैं और दूसरे लोगों के पास न तो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, न तो कोई प्रॉपर्टी या कोई लैंड होती है, और न ही रिसोर्स होती है, या उनसे बहुत कम होता है, तो ऐसी स्थिति को गैर बराबरी इनइक्वलिटी कहते हैं, या ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, विषमता कहते हैं। और इसका बहुत सिंपल उदाहरण है कि अगर मैं हिंदू मुसलमान की बात करता हूं तो ये विविधता है, लेकिन अगर मैं समीर नाम के दो व्यक्तियों के बीच में उनके आर्थिक स्थितियों के आधार पर अंतर करता हूं कि वे अमीर हैं, गरीब हैं, तो यहां पर क्या है, ये विषमता है। तो इस तरह से बच्चों विविधता और विषमता में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ध्यान में रखना बच्चों बहुत जरूरी है। फिर इसके साथ ही बच्चों थोड़ा एनसीईआरटी से हम लोग ऊपर भी जाएंगे, जिसको मैं आपसे ये कहूंगा कि एनसीईआरटी प्लस के लेवल पर भी चलेंगे। एनसीईआरटी प्लस के लेवल पर जाकर हम लोग एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। जैसे कि जब हम लोग डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो आमतौर पर इसका जो मतलब होता है वो अंतर होता है या भेद होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन ये जो डिफरेंस होता है बच्चों, ये डिफरेंस जो होता है वो व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है और सामूहिक स्तर पर भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि व्यक्तिगत स्तर के डिफरेंस को विविधता नहीं कहते हैं, ठीक है। दरअसल विविधता हमेशा सामूहिक अंतरों को क्या है, बताती है। यह ध्यान रखना है बच्चों कि जब हम लोग विविधता की बात करते हैं तो विविधता हमेशा कलेक्टिव डिफरेंस को बताती है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि डिफरेंस विच मेक ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपुल फ्रॉम अनदर ग्रुप ऑफ पीपुल डिफरेंट। जो ऐसे मतलब यहां पर हम लोग ये कहें कि ऐसे डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं जिस डिफरेंस में क्या है, कलेक्टिविटी है। और हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो विविधता होती है, जो डाइवर्सिटी होती है, वो यूनिफॉर्मिटी से हमेशा क्या डिफरेंस होती है। तो यहां पर आपने एक और बात समझा कि डाइवर्सिटी जो होती है वो कलेक्टिव डिफरेंसेस को कहते हैं, एक ग्रुप के लोग और दूसरे ग्रुप के लोगों के बीच के डिफरेंस को कहते हैं। जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी क्या है, वो डिफरेंस मतलब डाइवर्सिटी जो है वो एक रूपता से भी क्या है, भिन्न है। फिर इसी बात को थोड़ा और समझते हैं कुछ अवधारणाओं के द्वारा, और वो अवधारणाएं बच्चों यहां पर ये हैं कि जैसे मैंने कहा कि एक शब्द है डिफरेंस, दूसरा शब्द है बच्चों डाइवर्सिटी, तीसरा शब्द है बच्चों यूनिफॉर्मिटी,
और चौथा शब्द है यूनिटी। इसके बिल्कुल एग्जैक्ट जो अलग अलग इसके आयाम हैं उनको क्या समझते हैं। डिफरेंस की जब मैं बात करता हूं तो डिफरेंस इंडिविजुअल लेवल पर भी होते हैं और कलेक्टिव लेवल पर भी होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि रानी मुखर्जी और दीपिका पादुकोण इनमें डिफरेंस है और कम से कम लंबाई में रानी मुखर्जी उतनी लंबी नहीं है जितनी कि दीपिका पादुकोण, तो मैं यहां पर दो सिने अभिनेत्रियों या दो व्यक्तियों के बीच के अंतर को बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं यहां पर यह कहूं कि फिरंगी अंग्रेज जो थे वो गोरे लोग थे और भारतीय जो हैं वो काले लोग थे या वे अश्वेत थे, तो यहां पर मैं जो डिफरेंस बता रहा हूं ये कलेक्टिव पूरा बता रहा हूं और ये डिफरेंस एक ग्रुप के लेवल पर है। यहां पर मैं रेशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, ये रेशियल डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं कि जो अंग्रेज हैं वो अपनी चमड़ी के रंग के आधार पर श्वेत समूह में शामिल होंगे और जो भारतीय सहित तमाम जो एशियाई हैं, अफ्रीकी हैं, वे अश्वेत में या काले लोगों में शामिल होंगे। यहां पर क्या है, ये जो डिफरेंस है ये कलेक्टिव लेवल पर है, तो ये डाइवर्सिटी हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी बच्चों कलेक्टिव डिफरेंस को रिफर करती है। तो बहुत सिंपल सी डिफिनीशन हो गई कि डाइवर्सिटी ऑलवेज रिफर्स कलेक्टिव डिफरेंसेस। अब यहां पर बच्चों जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी शब्द को भी कई बार हम लोग यूज करते हैं और उसको कई बार ये समझते हैं कि अपोजिट हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए दो लोग बिल्कुल सिमिलरिटी रखते हैं, जैसे गीता और सीता या सीता और गीता, एक हेमा मालिनी की मूवी आई थी जिसमें दो जुड़वा बहनें थी, एक दूसरे से दोनों बिछड़ गई थी। यहां पर दोनों इतनी सिमिलर थी कि किसी को भी पहचानना यह मुश्किल था कि सामने सीता खड़ी है या गीता खड़ी है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है, यहां पर जो बात है वो क्या है, एक सिमिलरिटी है। तो यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो सिमिलरिटी से बनती है, डाइवर्सिटी जो है वो बिल्कुल इस सिमिलरिटी के अपोजिट चीज है क्योंकि वो डिफरेंस से बनती है। लेकिन जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी में सिमिलरिटी नहीं होती। यूनिटी में कर्ण और अर्जुन जो दिखने में बिल्कुल डिसिमिलर हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, एक शाहरुख हैं और दूसरे सलमान हैं, यहां पर इसके बावजूद दोनों में यूनिटी है। दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों अपनी मां का बदला लेना चाहते हैं, दोनों अपनी मां का कर्ज क्या है उतारना चाहते हैं। यहां पर इसके बावजूद दोनों शारीरिक कदकाठी में बिल्कुल क्या है, डिसिमिलर हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझ लेना कि डाइवर्सिटी, डिफरेंस, यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी, इनमें अंतर होता है। डाइवर्सिटी यूनिफॉर्मिटी के बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट के रूप में देखी जाती है। डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी नहीं चल सकती, लेकिन डाइवर्सिटी और यूनिटी चलती है और दुनिया में कहीं चले ना चले, लेकिन भारत में तो डाइवर्सिटी में यूनिटी है। इस बात को आगे आप समझेंगे। तो अभी तक मैंने आपको डाइवर्सिटी समझाया कि भाई डाइवर्सिटी जो है वो कैसे डिफरेंस है लेकिन कलेक्टिव डिफरेंस है। फिर मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिटी यूनिफॉर्मिटी का बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्मिटी में किसी न किसी प्रकार से दो व्यक्तियों का, दो चीजों का सिमिलर होना जरूरी है। लेकिन जब मैं यूनिटी की बात करता हूं तो यूनिटी डिसिमिलर लोगों में भी हो सकती है। और जैसे भारत में है, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भारतीयों ने तमाम डिसिमिलरिटी के होने के बावजूद भी उन्हें एक साझा शत्रु मानकर भारत से बाहर कर दिया। तो यहां पर बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इसके साथ ही बच्चों एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से इस बात को भी क्या है बताती है कि जो ये डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी और इनइक्वलिटी में डिफरेंस क्या है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। देखो, जो डाइवर्सिटी है वो बेसिकली
कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड से पैदा होती है, धार्मिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उससे पैदा होती है। लेकिन जो इनइक्वलिटी है वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर से पैदा होती है। तो एक डिफरेंस ये भी है यहां पर इनइक्वलिटी का या गैर बराबरी की जब हम सामाजिक राजनीतिक जीवन में बात करते हैं तो वहां पर वो इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट से क्या जुड़ी होती है। डाइवर्सिटी जो होती है इसमें किसी व्यक्ति को हम ये कहते हैं कि हिंदू या मुसलमान होना ये डाइवर्सिटी का उदाहरण है, अमीर गरीब होना ये डाइवर्सिटी का नहीं, ये इनइक्वलिटी का उदाहरण है। इसी तरह से जब हम पंजाबी, बंगाली, मराठा, तमिल जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो या तो इन कल्चर्स की बात करते हैं या इन लैंग्वेजेस की बात करते हैं या फिर इन प्रदेशों की बात करते हैं, इन रीजन्स की बात करते हैं। आईएएस में सवाल पूछा गया कि भारत में राज्यों की तुलना में, स्टेट्स की तुलना में जो रीजन हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक इकाई हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमने पॉलिटिकल यूनिट बना ली, हमने क्या है जैसे उत्तर प्रदेश बना लिया, बिहार बना लिया, लेकिन इसमें उप सांस्कृतिक जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, अवध का क्षेत्र है, ब्रज है। ये क्या है डिफरेंट कल्चरल रीजन्स हैं, ये क्या है सांस्कृतिक प्रदेश हैं। इन सांस्कृतिक प्रदेशों से एक राजनीतिक इकाई उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग यहां पर बिहार की बात करें तो भोजपुरी उप सांस्कृतिक जो क्षेत्र है वो मगही से, मागधी से, इनसे क्या है और इसके साथ ही मैथिल जो क्षेत्र है या मैथिली भाषा भाषी जो क्षेत्र है उनसे थोड़ा सा वो क्या है अलग है। इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल यूनिट होना बच्चों एक चीज है और कल्चरल रीजन होना वो एक थोड़ी अलग चीज है। और एक कल्चरल रीजन डिफरेंट होना ये इंडिया की डाइवर्सिटी को क्या बताता है। तो पंजाबी, बंगाली, मराठा, तमिल होना भी विविधता का उदाहरण है। लेकिन जब हम लोग विषमता की बात करते हैं तो भारत में ऊंची जाति और नीची और कुछ जातियों को निचले पायदान पर रखा गया, उनका पद सोपान क्रम हायरार्की उनकी नीचे थी, उनकी समाज में प्रतिष्ठा भी क्या है कम थी। तो यहां पर जो हमने ये किया ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये इनइक्वलिटी है, ये गैर बराबरी है। इस बात को ध्यान में रखना है, ये डिफरेंस आपको बताया गया। इसी तरह से बच्चों जब हम लोग विविधताओं की बात करते हैं तो किसी को बाटी चोखा पसंद है, बिहार का बहुत प्रिय व्यंजन है, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का भी बहुत प्रिय व्यंजन है, और किसी को इडली डोसा में आनंद आता है, किसी को गुजराती ढोकले के बगैर चैन नहीं मिलता, और इसके साथ ही कुछ लोगों को कैंप के अमृतसरी नान की याद आती रहती है। ये जो व्यंजनों की या खान पान की विविधता है ये भी विविधता का क्या है एक आयाम है। और भारत इस दृष्टि से बहुत ही रिच हेरिटेज वाला क्या है, रिच हेरिटेज वाला देश है। तो यहां पर मैंने आपको विविधता और विषमता के बीच में अंतर बताया। ये अंतर केवल खान पान को लेकर ही नहीं है, ये दरअसल जो अंतर है बच्चों वो त्योहार या फेस्टिवल्स को लेकर भी है। जैसे कि ईद-उल जुहा या बकरीद ये इस्लाम धर्म के लोगों का त्योहार है, मुहर्रम भी इस्लाम धर्म से संबंधित है, लेकिन होली, दीपावली हिंदू धर्म से संबंधित है। गुड फ्राइडे और क्रिसमस ये ईसाई धर्म से संबंधित है। और इसी तरह से जैनियों, बौद्धों, सिखों के भी अपने अपने फेस्टिवल्स हैं। दरअसल इन फेस्टिवल्स की लिस्ट को लेकर एक एनसीईआरटी में बड़ा ही एक विचारोत्तेजक प्रश्न पूछा गया, और वो ये क्या था कि क्या भारत में राजपत्रित अवकाशों की जो सूची है, जो गेस्टेड जो हॉलिडेज हैं उनकी जो लिस्ट है, वो लिस्ट क्या इस बात को प्रूफ करती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दरअसल सेकुलर स्टेट है तो राज्य या तो सभी धर्मों
के अनुसार क्या है छुट्टियों की घोषणा करेगा या किसी को कोई छुट्टी ना दे। तो भारत में आप देखेंगे छुट्टियों की लिस्ट लंबी होने का एक कारण भारत की धार्मिक विविधता भी है। और भारत के अलग अलग क्षेत्र में आप देखेंगे अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग थोड़े फेस्टिवल्स भी हैं। अब जैसे केरल में जो ओणम का त्योहार मनाया जाता है वो उत्तर भारत में नहीं मनाया जाता, या फिर दिल्ली और इस इलाके में जो लोहड़ी मनाई जाती है वो दूसरे इलाकों में उसी डेट के आसपास मकर संक्रांति के रूप में मनाई जाती है। तो त्योहारों का जो अंतर है वो एक प्रकार की डाइवर्सिटी को बताता है, वो एक कल्चरल डिफरेंस को बताता है। और दुनिया में 1980 के बाद ये एक बहुत बड़ा डिबेट उठा कि मोनोकल्चरल कंट्रीज जो होती हैं उनमें ज्यादा स्टेबिलिटी होती है या जो मल्टीकल्चरल जो कंट्रीज होती हैं उनमें ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। भारत एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। भारत में मुख्य जो धारा के जो धर्म हैं उनके अलावा भारत में आदिवासी हैं, इसके साथ ही अल्पसंख्यक हैं, और उनके केवल उनके धार्मिक पक्षों के साथ साथ सांस्कृतिक अंतर भी हैं। तो दुनिया में ये एक सवाल यहां पर यह भी है, और ये सवाल दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी जुड़ा हुआ है जो आजकल चर्चा का विषय है, कि अगर हम विभिन्न धर्मों के जो व्यक्तिक कानून हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, जिनके अनुसार लोग अपने अपने शादी विवाह के मामले, तलाक के मामले, बच्चों के गोद लेने के मामले, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने के मामले, गुजारा भत्ता के मामले, इन सब मामलों को क्या है, अगर वो इन सब मामलों को अपने अपने व्यक्तिक कानूनों के अनुसार देखते हैं तो क्या वो समय आ गया है जब हमें इन डिफरेंसेस को मिटिगेट कर देना चाहिए और हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है, समान नागरिक संहिता की जरूरत है। समान नागरिक संहिता भारत की धार्मिक विविधता से उपजी एक चुनौती के रूप में भी देखी जा सकती है। तो यहां पर बच्चों धार्मिक विविधता के विभिन्न रूप मैंने बताए, भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, ये सब जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और इनको आज की सिचुएशन से क्या है देखा। जैसे एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है कि कनाडा में एक प्रांत है जहां पर फ्रेंच भाषाभाषी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी के बजाय हम अपनी भाषा को तवज्जो देना चाहते हैं, और कनाडा में मल्टीकल्चरल पॉलिसी के तहत यह चेंज किया गया। भारत में भी 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, और राजस्थानी से लेकर पूर्वांचल मतलब राजस्थानी से लेकर भोजपुरी तक भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग हो रही है। हजारों भारत में डायलेक्ट हैं, बोलियां हैं, और ये भारत की भाषाई विविधता को क्या है बताता है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में जो तमिल थे वो सिंहली भाषा बोलते थे, और जो यहां पर आप ये या इसको उल्टा मैंने कह दिया कि जो सिंहली थे वो तमिल भाषा क्या है बोलते थे। और इसके साथ ही जो श्रीलंका में यहां पर जो लोग थे वो क्या है बुद्धिस्ट थे। ये जो बुद्धिस्ट थे उनमें ज्यादातर क्या तमिल भाषा बोलते थे। यहां पर बच्चों अगर हम लोग ये देखें तो थोड़ा यहां पर इसको एग्जैक्टली अगर कहा जाए कि दुनिया में कई बार जो विविधता होती है उसके वजह से, या जो भिन्नताएं होती हैं उनके वजह से झगड़े या विवाद भी होते हैं। जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जातीय विविधता बहुत है, और उसी जातीय विविधता की वजह से वहां पर एक एथनिक आइडेंटिटी का सवाल और उसके अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल यूनिट हो, इसका प्रश्न वहां पर हमेशा क्या है मौजूद रहा है। मणिपुर की हिंसा में एक तरफ आप देखेंगे कि जो मैतेई कम्युनिटी है, जो लार्जली क्या है हिंदू कम्युनिटी है वह है, और दूसरी तरफ क्या है जो एक जनजातीय समुदाय है
जो एक जनजातीय समुदाय है कुकियों का, वो है। यहां पर वो ज्यादातर क्या है, ईसाई हैं। तो इसलिए यहां आप देखेंगे कि कई भारत की समस्याएं भी दरअसल इस डाइवर्सिटी के साथ जो एक डाइवर्स आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी से भी क्या है, जुड़ी हुई है। तो ये मैंने आपको यहां पर बात बताई। फिर इसके साथ ही बच्चों जो अगला जो डायमेंशन है, वो अगला डायमेंशन यहां पर हम लोग ये ले लेंगे कि अगर ये कहा जाता है कि जो कास्ट है, उस कास्ट के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, या कास्ट बेस्ड जो डिफरेंसेज हैं, वो डिफरेंसेस जो हैं उनको हम डाइवर्सिटी के रूप में नहीं देख सकते। दरअसल जैसे अमीर और गरीब होना एक गैर बराबरी है, उसी तरह से जाति के आधार पर ऊंच नीच का व्यवहार किया जाना भी एक गैर बराबरी है। और इसीलिए एनसीईआरटी जो है वो विषमता के उदाहरण के रूप में बच्चों, विषमता का जो उदाहरण है उस उदाहरण के रूप में जाति व्यवस्था की क्या है, बात करती है। और इस जाति व्यवस्था में क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज को अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है, और इसमें बांटने का जो आधार होता है बच्चों, काम होता है। दुनिया में हर जगह डिवीजन ऑफ लेबर किया गया, लेकिन भारत के डिवीजन ऑफ लेबर में एक बहुत अलग चीज थी जो भारत के समाज की एक समस्या भी बनी। दरअसल आप काम या कौशल के आधार पर लोगों को बांटते हैं। जैसे इंग्लिश शब्द है कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ये नाम के साथ मिलते हैं। इसका मतलब कि उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जो कभी बढ़ई का काम कर चुका है वहां पर, लेकिन इसको कभी भी क्या है, सामाजिक स्थान या पदक्रम से नहीं जोड़ा जाता। लेकिन भारत में जो डिवीजन ऑफ लेबर रहा है जाति व्यवस्था में, वो बहुत ही बंद समूह का निर्माण करता रहा है। क्यों? क्योंकि न तो आप अपनी जाति छोड़ सकते हैं और न ही क्या बदल सकते हैं, और इसके साथ ही आप उस जाति से जुड़े हुए जो पेशे हैं, उन पेशों को भी क्या है, आप क्या है, उनसे अलग कभी भी हट नहीं सकते। तो इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि यह बंटवारा काम के आधार पर किया गया, और हर समाज में काम के आधार पर एक लेबर डिवीजन किया जाता है। लेकिन भारत में जो लेबर डिवीजन था कास्ट सिस्टम में, वो कास्ट सिस्टम में बहुत क्लोज था और क्लोज्ड ग्रुप निर्मित करता था। और इसका रीजन क्या है कि न तो आप यहां जाति बदल सकते हैं, न पेशा बदल सकते हैं। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी अमीर और गरीब होने को और ऊंची जाति का नीची जाति का होने को, इसको गैर बराबरी या विषमता के रूप में देखती है। जबकि हिंदू, मुसलमान, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, इनको विविधता के उदाहरण के रूप में क्या देखती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन पर चलते हैं, और नेक्स्ट डायमेंशन यहां पर यह है बच्चों कि जब हम लोग जाति की बात करते हैं तो एक और मिलता जुलता हिंदी का शब्द है जातीयता। और कई बार बच्चे इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस करते हैं। देखो, जाति तो जन्म के आधार पर बना हुआ एक बंद समूह है। भारत में जो जाति है उससे ऊंच नीच का व्यवहार जुड़ा हुआ रहा है। जातियों में पद सोपान क्रम भारत में स्थापित किया गया। सबसे ऊंची जाति भारत में ब्राह्मण माने गए, और सबसे नीचे क्या है, दलितों को रखा गया। लेकिन जो ये जातीयता है उसमें क्या है, इस प्रकार का पदक्रम नहीं है। इस प्रकार का क्या है, रोटी बेटी के रिश्ते को निभाए जाने पर इतना बल नहीं है। तो सवाल उठता है कि जातीयता है क्या। दरअसल एक बहुत बड़े जातीयता पर काम करने वाले विद्वान रहे हैं हॉरोवित्स ने कहा कि जब आप एक समान पूर्वज और एक समान स्थान होने के आधार पर अपने आप को जोड़ते हैं या एक समूह का निर्माण करते हैं, तो वे जातीय समूह होता है। एक उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी कि अगर मान लीजिए कि इजराइल के जो यहूदी हैं
वो यरूशलेम से, अपने यरूशलेम नाम के स्थान से अपने आप को जोड़ें, और इसके साथ ही वो सब माने कि हम एक पूर्वज की ही संतान हैं। इसका मतलब कि जो यहूदी हैं उनको क्या है, उन्होंने अपने आप को एक जातीय समूह के तौर पर देखा। तो जितने भी दुनिया में एथनिक ग्रुप्स हैं उनको हॉरोवित्स ने कहा था कि ये आनुवंशिक अस्मिता समूह हैं। अस्मिता का मतलब होता है पहचान, अस्मिता का मतलब होता है आइडेंटिटी। तो जब आप कहेंगे कि मैं एक पूर्वज से संबद्ध हूं, जब आप ये कहेंगे कि मैं एक पूर्वज के साथ साथ मैं एक स्थान से संबद्ध हूं, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या है, जातीयता से जोड़ते हैं। और जातीयता का उदाहरण यहां पर आपको बहुत आसानी से दिया जा सकता है। मणिपुर में जो मैतेई हैं और मणिपुर में जो कुकी हैं, जो एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं, वो जातियां नहीं हैं। ये वर्मा, शर्मा, सिंह, मिश्र, पांडे, दुबे, यादव, ये सब क्या है, जातियां हैं। लेकिन मैतेई, कुकी, नागा, बोडो, गोरखा, सिंगली, तमिल, ये सब क्या है, जातीयताएं हैं। तो बच्चों, जातीयता जो है वो क्या है, वो एक अलग चीज होती है। और जातीय विविधता की भी बात की जाती है। जैसे आज जो भारत में दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, धार्मिक विविधता के वजह से भारत में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और जैसे हरियाणा में आपने देखा होगा या अखबारों में पढ़ा होगा, और इसी तरह से आप पूर्वोत्तर में आप देख रहे होंगे। तो भारत में ये जो विविधता है, इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, और इस नेगेटिव एस्पेक्ट को भी उस पर भी प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। तो ये बच्चों, दो अवधारणाओं के बीच मैंने अंतर को आपके सामने डिस्कस किया। फिर इसके साथ ही एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से एक सवाल उठाती है कि आखिर ये जो विविधता है, ये हमारे जीवन को बदतर बनाती है। यही लड़ाई झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, इसके साथ ही सामाजिक दरार पैदा हो जाती है, एक दूसरे के जान के खून के प्यासे लोग हो जाते हैं, जैसे मणिपुर में है। या विविधता का कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। तो विविधता दरअसल उसकी जो विरासत होती है, उसकी जो रिच हेरिटेज होती है, वो जीवन को बेहतर बनाती है। कैसे? आप कल्पना करिए कि अगर भारत में एक ही तरह का खाना होता, एक ही तरह का खान पान होता, एक ही तरह के त्योहार होते, पहनावा एक तरह का होता, साहित्य, सिनेमा सब एक एक तरह का होता, और आरआरआर टाइप का कोई भी गीत संगीत नहीं होता, तो विश्व में हमारी कोई धाक नहीं होती। और कई बार हम लोग बॉलीवुड की फिल्मों से जब ऊब जाते हैं, तो लगे हाथ जो है साउथ इंडिया की फिल्में भी देख लेते हैं। साउथ इंडिया का जो सिनेमा है, उसका अपना फ्लेवर, उसका अपना नेचर, उसका अपना दृष्टिकोण, जो बॉलीवुड का सिनेमा उससे अलग है। तो भारत की डाइवर्सिटी हमें क्या करती है, हमें मोनोटोनस नहीं होने देती, हमारे जीवन में नीरसता नहीं होती। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि यार बोर हो गया हूं एक ही तरह की चीजों को खाते पीते देखते, एक ही खान पान, पहनावा, वेशभूषा सब एक तरह की, एक ही तरह के त्योहार। भारत में अगर आप ऊब गए हैं तो आपको इतना डाइवर्स जो है अपॉर्चुनिटीज हैं, पर्यटन से लेकर सिनेमा, साहित्य, कला, संस्कृति, इन सब चीजों में, कि आप क्या है उन पर रिसर्च करने के लेवल पर जा सकते हैं। इसलिए जो भारत की विविधता है वो हमारे जीवन को क्या करती, समृद्ध करती है, बेहतर बनाती है। हमारे भीतर नीरसता तो आ ही नहीं सकती। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के परेड में आप केवल भारत के 28 राज्यों की झांकियां ही देखिए, अलग अलग झांकियां। ये जो है कर्नाटक की झांकी, महाराष्ट्र की झांकी, पंजाब की, तमिलनाडु की, केरल की, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की। और ये इसलिए क्या है, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है।
दूसरी बात है कि ये समझने की बात यह है कि विविधता गहन एकता का भी आधार है। कैसे? क्योंकि जब हम डाइवर्सिटी को देखते हैं तो देखते ये भी समझते हैं कि प्रार्थना हम भी कर रहे हैं और प्रार्थना दूसरे धर्म के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के तरीके में अंतर है। इसी तरह से इबादत हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है, लेकिन दोनों के इबादत में अंतर है। एक धर्म के लोगों के हम मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है वो 7 फेरे और सिंदूर दान के कर्मकांड से, रिचुअल से बधा हुआ है, और दूसरे धर्म में वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में है, और वहां पर क्या है, कबूल के निकाहनामे से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से कपड़ों के संदर्भ में भी आप देखें कि वेशभूषा जो है, और खास तौर पर जो रिलीजियस मौके पर या घर में जब पूजा पाठ होता है वहां पर जब वेशभूषा पहनी जाती है तो हम एथनिक ड्रेसेस को पहनते हैं और वो कहते हैं कि भाई एथनिक ड्रेस पहन लो, क्या ये फॉर्मल उर्मल पहनकर घूम रहे हो। अभिवादन के संदर्भ में भी कि कोई एकदम दंडवत प्रणाम करता है और कोई वालेकुम अस्सलाम या सलाम वालेकुम से काम चलाता है, कोई नमस्ते नमस्कार से काम चला लेता है, और कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से काम चलाता है। तो अभिवादन के तरीके, लेकिन है तो ये सब अभिवादन ही ना। और इसी तरह से कोई चावल में मटन या चिकन डालकर उसको बिरयानी बना देता है, और कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो बिरयानी से इतना इंस्पायर हो जाता है कि वेजिटेबल बिरयानी बनाने लगता है, और कुछ लोग उसको दही में खा लेते हैं। तो इसका मतलब चावल तो यही है, पूरे देश में चावल अगर अलग अलग क्षेत्रों में पैदा होता है तो उसको पकाने का और खाने का जो तरीका है वो तरीका क्या अलग है। तो विविधता क्या करती है, वो हम में क्या है, ये भाव भी पैदा करती है कि जड़ों में कुछ बातें क्या समान हैं। विविधता क्यों हमारे जीवन को, कैसे हमारे जीवन को समृद्ध करती है, उसका एक एनसीईआरटी प्लस या थोड़ा अलग उदाहरण भी हम ले सकते हैं। दरअसल भारत में जो विविधता है वो भारत की एकता और भारत के स्थायित्व का एक आधार भी है। अगर कोई देश जहां पर बहुत डाइवर्स रिलीजन्स हो, कल्चर हो, लैंग्वेज हो, और वो छोटा देश हो, तो उसके बंटने का, टूटने का, उसके फूटने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन भारत की जो विविधता है वो उसके भौगोलिक विशालता के साथ मिलकर बहुत अद्भुत हो जाती है। और इसीलिए एक बहुत बड़े राजनीति के क्षेत्र के विद्वान हैं आशुतोष वार्ष्णेय। उन्होंने बच्चों लिखा एक किताब द हाफ वॉन बैटल, भारत के लोकतंत्र पर, बहुत शानदार किताब है। तो उसमें उन्होंने ये बात खोजने की कोशिश की कि भारत में क्या खास है। तो उन्होंने ये मलेशिया का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, इन सब का क्या एग्जाम्पल लिया। उन्होंने कहा कि जैसे श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में तमिल और सिंहली जो टकराव हैं, ये टकराव पूरे देश के टकराव में बदल जाते हैं। पाकिस्तान में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और इसके साथ ही जो आज का पाकिस्तान है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो टकराव था वो पूरे देश का टकराव बन गया। मलेशिया में मलय और चीनी टकराव जो है वो एक्युमुलेट होकर पूरे देश को प्रभावित करता है। लेकिन भारत में कोई भी टकराव स्थानीयता तक सीमित रह जाता है और वो बड़े स्तर का टकराव नहीं बन पाता। क्यों? तो कहते हैं कि भारत में क्या है, जो पहचान हमारी है वो पहचान कुछ जगहों पर तो मिलती है, कुछ जगहों पर बिल्कुल अलग है। जैसे कि हिंदू महाराष्ट्र में भी हैं लेकिन वो मराठी बोलने वाले हैं, और बंगाल में भी हैं वो बंगाली बोलने वाले हैं। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मराठी हिंदू और बंगाली हिंदू वो दोनों किसी एक मुद्दे पर एक साथ उद्वेलित हों, ये क्या है, आसान नहीं है। मतलब इस तरह की चीजें भारत में नहीं होती। इसीलिए आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर में एक बहुत बड़ी घटना जो हुई मणिपुर में, उस घटना से व्यापक तौर पर
जो उत्तर भारत के राज्य और जो दक्षिण भारत के राज्य या पश्चिमी भारत के जो राज्य थे वो अप्रभावित रहे। दरअसल मैतेई और कुकी के जातीय अस्मिताओं का जो टकराव है वो पूरे देश का टकराव नहीं बन पाता। दरअसल इसी तरह से अगर धर्म के आधार पर भी विभाजन और दरारों की बात किया जाए तो कश्मीर में हिंदू मुस्लिम हो रहा था, लेकिन कश्मीर के आतंकवाद में जो हिंदू मुस्लिम को लेकर जो टकराव थे या वहां पर जो मुसलमान पहचान के आधार पर जो मुद्दे थे वो पूरे देश के मुद्दे में नहीं बदल पाते। इसलिए ये कहा जाता है कि भारत की विविधता इस मामले में बहुत क्या खास है। तो इस बात को भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। इसके साथ ही बच्चों यहां पर इस बात को हम लोग नेहरू जी के संदर्भ में भी आगे देखेंगे। यहां पर बच्चों जो मैंने 3 रीजन बताया उस 3 रीजन को फिर से मैं दोहरा देता हूं कि भारत में जो विविधता है वो हमारे जीवन को समृद्ध करती, वो नीरस नहीं होने देती, बोर नहीं हो सकते आप। जैसे मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बोरियत हो रही है तो कभी राजस्थानी खाना खा लो, कभी गुजराती खा लो, कभी बाटी चोखा खा लो, तो कभी साउथ इंडियन खा लो। तो भाई इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये चीज क्या है वो हमारी रिच हेरिटेज की तरफ क्या बदल जाती, रिच हेरिटेज में बदल जाती है। फिर इसी तरह से बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दूसरा जो कारण मैंने बताया वो कारण आपसे ये बताया कि जो विविधता है भारत में, जो विविधता है वो विविधता दरअसल क्या है, गहन एकता का आधार है। और एक तीसरा कारण बताया कि एकता और स्थायित्व से भी क्या जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत की विशालता और विविधता मिलकर भारत में किसी भी पहचान संबंधी झगड़े को पूरे भारतीय स्तर का झगड़ा बनने से रोक देते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर एक और बात है कि जो भारत में विविधता है उस विविधता के कई रूप हैं। एनसीईआरटी में इसकी तरफ संकेत है लेकिन पूरी तरह से बताया नहीं गया है। जैसे सांस्कृतिक विविधता को एनसीईआरटी क्या करती, बताती है। धार्मिक विविधता को भी एनसीईआरटी क्या है, बताती है। भाषाई विविधता को भी एनसीईआरटी उसको रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन जो रेशियल जो डाइवर्सिटी है उसकी एनसीईआरटी ने कक्षा 6 के स्तर के विद्यार्थी के लिए उसका डिस्कशन करना उचित नहीं समझा। लेकिन दुनिया की सच्चाई है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, काकेशाइड, मंगोलाइड, इस तरह के जो रेसेज हैं उन रेसेज से भी भारत के लोगों के कुछ डिफरेंसेस जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसी तरह से एथनिक डाइवर्सिटी, अगर हम लोग अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, पूर्वोत्तर भारत की बात करें, तो एथनिक डाइवर्सिटी की वजह से वहां नागालैंड बना, मिजोरम बना, नागाओं के लिए नागालैंड बनाना पड़ा, मिजो जनजातियों के लिए मिजोरम बनाना पड़ा, बोडोलैंड की अभी मांग हो रही है, कुकी लैंड की मांग होने लगी है, मैतेई अलग रहना चाहते हैं। तो जातीय विविधता भी क्या है, एक फैक्टर है। भारत की विविधता को आप कैसे समझें, आखिर भारत में इतनी विविधता आई कहां से? तो इसको एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि विविधता के पीछे कुछ अति सामान्य कारण होते हैं। जैसे कि खेती के लिए लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। इसी तरह से कई बार वो नई जगहों पर बसने के लिए चले जाते हैं क्योंकि पुरानी जगह पर कुछ खास उनके लिए बचा नहीं रहता। ठीक है, ये पहले होता रहा है। इसी तरह से बच्चों व्यापार के लिए भी लोग एक जगह से दूसरे जगह अस्थायी तौर पर गए और फिर कुछ लोग स्थायी तौर पर वहीं रुक गए। प्राचीन सिल्क मार्ग की चर्चाएं होती हैं और नए सिल्क मार्ग के रूप में जो चाइना है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया के तमाम देशों को जोड़ने वाली सड़कों और रेल मार्ग और इसके साथ ही समुद्र के पत्तन क्या बना रहा है। तो व्यापार पहले भी प्राचीन विश्व में भी व्यापार की वजह से प्रवास और प्रवास से विविधता पैदा होती थी और आज भी है। कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, उसके वजह से भी एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं, काम की तलाश में भी माइग्रेट करते हैं और कई बार युद्ध की वजह से भी तलाश एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जब एक स्थान के लोग चाहे किसी भी कारण से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो
उनके कल्चर में, मतलब जो लोग आए हैं और जो लोग वहां पहले से बसे हुए हैं, उनके कल्चर में इंटरमिक्सिंग होती है, और इस इंटरमिक्सिंग में कुछ पुरानी चीजें छोड़ी जाती हैं और कुछ नई चीजें पकड़ी जाती हैं, और कुछ पुरानी चीजें बनी भी रहती हैं। तो ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स है, जो ओल्ड और न्यू के बीच में ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण क्या है, डाइवर्सिटी को क्या करता है, पैदा करता है। ये एनसीईआरटी बहुत सिंप्लिसिटी के साथ क्या है, इस बात को क्या है बताती है। एनसीईआरटी बच्चों इस बात को भी बताती है कि ये जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी में हमारे देश में आप अगर देखेंगे तो तमाम अरबी व्यापारी और इसके साथ ही दूसरे स्थानों के जो लोग हैं, वो लोग क्या आए, इनको हम लोग थोड़ा मैप से समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी ये कहती है बच्चों कि जो मध्य एशिया है, वहां से मध्य एशिया से लोग क्या है, लद्दाख वाले इलाके में आते थे, और उस लद्दाख वाले इलाके से क्या है, वो तिब्बत की तरफ क्या है, जाते थे। तो लद्दाख जो था वो दरअसल सेंट्रल एशिया और तिब्बत के बीचों बीच पड़ता था, और लद्दाख में बुद्धिज्म जो था वो पहले से क्या है, भारत के दूसरे क्षेत्रों से जहां पर बुद्धिज्म पहले जड़े जमा चुका था, वहां से जा चुका या वहां से फैल चुका था, और वो फिर वहां से क्या है, तिब्बत गया। ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसके साथ ही किर्गिजिस्तान, ये सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, इनसे एक जमाने में जो माइग्रेशन हुआ व्यापार के लिए, उस माइग्रेशन की वजह से इंडिया में कम से कम लद्दाख क्षेत्र की जो डाइवर्सिटी आज है कि वहां पर आपको बुद्धिस्ट भी मिलते हैं और मुसलमान भी मिलते हैं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप यहां पर कर सकते हैं। और इन द सेम वे भारत में अरबी फारसी जो लोग थे, वो अरबी फारसी जो लोग थे, उसमें अरबी लोग जो है वो भारत में आए, और ये जो अरबी लोग भारत में आए, तो अरब वाला जो इलाका है, अगर हम ईरान को छोड़ दें क्योंकि ईरान फारसी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सऊदी अरबिया, इराक, सीरिया, ये सब अगर आप मध्यकाल का इतिहास आप पढ़ेंगे तो यहां से भी लोग माइग्रेट करके गए। अब वो युद्ध करके साम्राज्य बनाने के लिए गए या जिस भी वजह से गए, फिर उसके पीछे व्यापारी गए, तो इन सब रीजन्स को क्या है, ये जोड़ा जाता है बच्चों। तो यहां पर इस रीजन को भी मैंने आपको बताया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लेकर आज भी हम उस कनेक्शन को तलाश रहे हैं जो इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के बाद क्या है, हम खो बैठे। तो यहां पर बच्चों मैंने ये बात की। फिर इसके साथ ही क्या है कि भारत की जो विविधता है, उस विविधता को लेकर एनसीईआरटी में यह भी बताया जाता है कि अंग्रेज इसकी जैसे एक्सप्लेनेशन करते थे और जैसे एक्सप्लेनेशन भारतीय करते हैं वो बिल्कुल अलग थी। अंग्रेज भारत की विविधता को भारत की कमजोरी का सोर्स मानते थे। वो विविधता के पीछे की भिन्नताओं की वजह से भारतीयों में फूट डालकर यहां लंबे समय तक राज करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ ही एकजुट हुए। तो यहां पर उन्होंने ये दिखाया कि उनमें मौजूद भिन्नताओं के बावजूद वे एक हो सकते हैं। भारत में चलाई जा रही अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीतियों के खिलाफ ही दरअसल जलियांवाला बाग क्या है, जलियांवाला बाग में हिंदू, मुसलमान और बाकी धर्मों के लोगों ने मिलकर क्या है, अंग्रेजों का प्रतिरोध किया। और उस जलियांवाला बाग में जिस प्रकार से एक अंग्रेज जनरल ने जिस प्रकार से अंधाधुंध गोलियां चलाई, इससे भारतीय और एकजुट हुए। इसके साथ ही बच्चों, भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कुछ ऐसे प्रतीक बनाए जिन प्रतीकों में अपने आप में विविधता है। भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा जो है, उस तिरंगे के भीतर की संरचना भी भारत की विविधता को स्पष्ट करती है। और भारत में जो राष्ट्रगान है जनगण मन, यहां पर बच्चों क्या है, तिरंगे के बारे में यह जानना बहुत जरूरी है कि तिरंगा के जो रंग हैं उनमें एक प्रतीकात्मकता तो है ही,
इसके साथ ही प्राचीन भारत की ऐतिहासिक जो संस्कृति है, उस संस्कृति को क्या है फॉलो करते हैं कि नेशनल फ्लैग जो है हमारा, इसमें जो ये केसरिया रंग है, सैफ्रॉन जो है टॉप पर, ये शौर्य का प्रतीक है। जो सफेद रंग है ये शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो खुशहाली का प्रतीक है। आजकल कम्युनल जो स्पिरिट्स हैं उनकी वजह से इसको हिंदू रंग से जोड़ दिया गया, इसको मुस्लिम रंग से जोड़ दिया गया, इसलिए बीच में सफेद वाला जो रंग है वो कम होता जा रहा है या कम लोगों को दिखने लगा है। लेकिन अगर भारत के नेशनल फ्लैग की बात करें तो नेशनल फ्लैग में ये तीनों रंगों की प्रतीकात्मकता, और इसके साथ ही उसमें 24 तीलियों वाला जो यहाँ पर जो अशोक चक्र है, ये भारत की विविधता की क्या कहानी कहता है। इसके साथ ही जब आप भारत के राष्ट्रगान को, जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जब आप उसको पढ़ते हैं तो राष्ट्रगान में लाइनें हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। ये जो लाइनें हैं बच्चों, इन लाइनों के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये भी भारत की भौगोलिक विविधता को बताती हैं। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय अंग्रेजों की इच्छाओं से बिल्कुल अलग जाते हुए जो भारतीय थे, उन्होंने ये दिखाया कि भारत में जो विविधता है वो विविधता दरअसल उसके राष्ट्रीय एकता का क्या है, स्रोत क्या हो सकती है। इन सब के साथ ही बच्चों इस बात को भी आपको समझना है कि जो ये विविधता की जो पूरी बात है, उस विविधता में एक और इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि आखिर जो विविधता है, उस विविधता के पैदा होने के, उसके उद्भव के पीछे के कारक क्या हैं। एनसीईआरटी इसको बड़े अच्छे तरीके से बताती है कि हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं, वो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो विविधता के कारक हैं। जैसे कि विविधता को अगर हम लोग समझें कि कैसे ऐतिहासिक कारक और कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर विविधता को निर्मित करते हैं, तो लद्दाख की केस स्टडी को लें। लद्दाख में एक रेगिस्तान है, और वो रेगिस्तान उस बिल्कुल ठंड वाला सूखा रेगिस्तान है। वहां की जो जलवायु है, उस जलवायु की वजह से खास किस्म की भेड़ों का पालन हो सकता है, और जो पश्मीना ऊन से बनी हुई शॉल और स्वेटर वो कश्मीर के बाजारों में जो बिकती हैं, उसमें लद्दाख का अपना जो भौगोलिक जो उसकी अवस्थिति, उसका बहुत बड़ा योगदान है। फिर ऐसे स्थानों का खान पान भी थोड़ा अलग हो जाता है, और सरवाइव करने के हिसाब से, मतलब भौगोलिक जो कारण हैं, वो भौगोलिक कारण भी विविधता को निर्मित करते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि समुद्री इलाके से और पहाड़ी इलाके में और जो शहरी इलाका है, यहां पर आप देखेंगे कि जो जलवायु है वो जलवायु ही नहीं बल्कि उसके अनुरूप जो लोगों का सामंजस्य होता है वो भी अलग होता है। पहाड़ पर जीने की जो शर्तें हैं वो अलग हैं, और तटवर्ती शहर जो समुद्र के किनारे हैं वहां पर जीने की शर्तें बिल्कुल अलग हैं। तो जो सामंजस्य है, उस सामंजस्य की अगर हम लोग बात करें तो सामंजस्य बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। यहां पर बच्चों इस बात को एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि लद्दाख में एक भौगोलिक कारक है, उस भौगोलिक कारक के संदर्भ में क्या है यहां पर बात की गई। फिर इसके साथ ही एक ऐतिहासिक कारक भी है, और वो ऐतिहासिक कारक ऐसे दिखता है कि लद्दाख में आपको बौद्ध और जो मुस्लिम जो आबादी है वो आबादी दिखती है। यहां इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम व्यापारी और इसके साथ ही जो बुद्धिस्ट हैं, इन दोनों का होना यहां पर उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को बताता है जिसमें अलग अलग देशों के व्यापारी और इसके साथ ही उनके साथ धर्मों का प्रसार जुड़ा हुआ है। फिर इसके साथ ही बच्चों मध्य एशिया के काफिले आए, तो उन काफिलों में चाहे वो तिब्बत जाने के लिए आए, चाहे वो वहां पर व्यापार करने के लिए आए,
यहां पर वो जो काफिले आए उनका प्रभाव लद्दाख पर पड़ा। चीनी व्यापारियों और अरबी व्यापारियों की वजह से लद्दाख में जो आप आज की जो आबादी है उस आबादी की विविधता को हम पहचान सकते हैं। फिर इसके साथ ही अगर हम लोग केरल की स्थिति को देखें तो केरल में समुद्री जलवायु और पहाड़ी जलवायु दोनों है। पहाड़ी जलवायु होने के नाते वहां पर काली मिर्च का, लौंग का और इलायची का, इन सब का जो उत्पादन है वो उत्पादन होता है। और मसालों की चाह में, मसालों से अकूत पैसा कमाने की चाह में कितने व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में आए, ये इतिहास में ये बातें बखूबी क्या बताई गई। और भारतीयों के अपने खान पान में इसका कितना गहरा प्रभाव है, इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि पान कहीं भी लगता है, जो इलायची वाला पान होता है उसकी कीमत थोड़ी अलग हो जाती है। अगर हम लोग ऐतिहासिक कारकों की बात करें तो अरबी व यहूदी जो व्यापारी थे, फिर उसके बाद संत थॉमस का भारत आना और ईसाई धर्म का जो प्रसार है उनके आने से जोड़ना, और उसमें केरल की एक क्या है, इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक संक्रमण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का होना। उसके बाद इब्न बतूता, वास्को डिगामा, इन लोगों का केरल के तट पर आना। और केरल में आज भी कुछ ऐसे सामान मिलते हैं, जैसे मछली पकड़ने का जो जाल है उसको चीना वाला कहते हैं, जो चाइनीज व्यापारियों के आवागमन को क्या बताता है। फिर इसी तरह से चीना चट्टा एक तलने वाला बर्तन है जो केरल में क्या मिलता है। तो एनसीईआरटी बड़ी बारीकी से इस बात को बताती है कि कैसे हिस्टोरिकल फैक्टर और जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं ये कैसे जो है एक देश की जो विविधता है या एक देश के क्षेत्र की विविधता को क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर जो ये विविधता है, उस विविधता को लेकर जवाहरलाल नेहरू जी क्या सोचते थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में विविधता में एकता को लेकर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही, या विविधता में एकता की अवधारणा को प्रतिपादित किया। भारत में धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई विविधताएं हैं, तो इनको एक करने वाली चीज क्या है, ऐसी कौन सी बॉन्डिंग है जो इनको एक करती है। जवाहरलाल नेहरू जी टॉलरेंस का नाम लेते हैं, टॉलरेंस ऑफ वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम्स। हमारी जो सहनशीलता है वो एक ऐसा वैल्यू है जिसमें हम अलग अलग चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसको सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्नॉलेज करते हैं और उसको इनकरेज भी करते हैं। भारत में विविधता को न केवल पहचाना जाता है बल्कि प्रोत्साहित किया जाता है। अरे हमारे यहां थाली के जो थाली लगती है उसमें जब तक 4-5-6 डिश ना हो तब तक हम इंडियंस को मजा ही नहीं आता। ये भी हमारी विविधता को पहचानने की प्रवृत्ति या विविधता को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो जवाहरलाल नेहरू जी का ये कहना था कि विश्वासों व प्रथाओं के प्रति जो व्यापक सहिष्णुता का भाव था, और इसके साथ ही प्रत्येक भिन्नता को पहचानना और प्रोत्साहित करने का जो भाव था, वो भारत में क्या है, विविधता में एकता निर्मित करता है। तो ये मैंने एनसीईआरटी के जो डिफरेंट जो डायमेंशंस थे विविधता की समझ के लिए, उस डायमेंशन पर मैंने बात की। मैंने सबसे पहले बच्चों आपको ये बताया कि विविधता एक प्रकार की सामूहिक भिन्नता है। विविधता एक तरफ एक रूपता से भिन्न है और विविधता दूसरी तरफ विषमता से, गैर बराबरी से भी भिन्न है। ठीक है। फिर मैंने दूसरी बात आपको ये बताई कि विविधता जो होती है वो कैसे हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। विविधता से जीवन में नीरसता नहीं आती, जीवन सरस होता है। भारत में विविधता जो होती है वो भारत में एकता का आधार है। भारत में विविधता स्थायित्व का भी आधार है। और मैंने यहां पर आशुतोष वार्ष्णेय को एनसीईआरटी प्लस
करते हुए कि ये हम ऐसे भी क्या है सोच सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि विविधता ऐतिहासिक और भौगोलिक जो कारक होते हैं उनकी वजह से क्या है निर्मित होती है, और लद्दाख और केरल का यहाँ पर उदाहरण लिया गया। फिर इसके साथ ही मैंने आपको ये भी डिस्कस किया कि जवाहरलाल नेहरू जी ने विविधता में एकता की अवधारणा को कैसे प्रथाओं और विश्वासों के प्रति एक सहिष्णुता के रूप में प्रतिपादित किया। इसके साथ ही इस पर किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आते हैं बच्चों, इसको भी थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है। कुछ तो यहां पर यूपीएससी के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को, और कुछ मेरे बनाए हुए प्रश्न हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे कि विषमता तब उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति के पास वो संसाधन और अवसर सुलभ नहीं है जो दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध हैं। विवेचना कीजिए और अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण क्या है उद्धृत कीजिए। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो नौकरियों में आरक्षण की मांग है, चाहे वो जाट आरक्षण हो, चाहे वो गुर्जर आरक्षण हो, चाहे वो पटेल आरक्षण हो, वहां पर कहीं ना कहीं एक विषमता का बोध है कि हमारे लोग जो है उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाए। तो जब हम देखते हैं कि दूसरी कम्युनिटी के लोग या दूसरे जो ग्रुप के जो लोग हैं वो पर्याप्त रूप से समृद्ध हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो एक डिसएडवांटेज ही नहीं, एक सेंस ऑफ डिप्राइवेशन भी महसूस होता है, एक वंचित होने का एहसास भी पैदा होता है। और एनसीईआरटी में ये जो लाइन दी गई उसी लाइन को उठाकर इस पर क्या प्रश्न बनाया गया है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स को भी क्या है जोड़ना आना चाहिए। फिर इसी तरह से बच्चों क्या है कि भिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विविधता के महत्वपूर्ण आयाम हैं। तो यहां पर क्या है जो कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड है वो कैसे डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट्स को शो करती है, इस बात को दिखाना है। इसका मॉडल आंसर जो है वो पहले ही दे दिया गया है, इसलिए इस पर उस मॉडल आंसर के थ्रू जो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है या जो मेरा जो पर्सनल दीपक कुमार सिंह के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसका आप एक मॉडल आंसर भी जो इन पूरे टेस्ट का मॉडल आंसर कह पा सकते हैं। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर कि भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन के संदर्भ में निम्न शब्दों से आप क्या समझते हैं। विविधता में एकता, इसमें ठीक जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है उसको हम बता सकते हैं। भिन्नता और विषमता, भिन्नता और विषमता में विषमता आर्थिक और सामाजिक तरीके से होती है, भिन्नता जो है वो प्राकृतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, और सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं, भाषाई भिन्नताएं होती हैं, धार्मिक भिन्नताएं होती हैं, तो उनको बता देना है। भारत में जो विविधता है उस पर मैंने अभी आपको कुछ पॉइंट्स बताए, वहां पर इन पॉइंट्स को क्या बता देना, और इसमें दो जो चीजें हैं वो आगे के चैप्टर्स की हैं बच्चों। फिर इसी तरह से संविधान, ये पूछा गया आईएएस में प्रश्न है बच्चों कि संविधान निर्माताओं को भारत में अद्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के समक्ष एक समान राष्ट्रीय अस्मिता को स्थापित करने का असाधारण कार्य करना पड़ा। तो संविधान निर्माताओं को संघवाद जो अपनाना पड़ा उसमें भारत की विविधता का बहुत बड़ा योगदान है। संविधान निर्माताओं को जो भारत में सशक्त केंद्र बनाना पड़ा उसमें भी विविधता के साथ एकता का भाव जो था, एकता स्थापित करने की बातें मौजूद थी। संविधान निर्माताओं को भाषा को लेकर मुंशी आयंगर फार्मूले के आधार पर जो राजभाषा को हिंदी मानते हुए भी 15 साल बाद हिंदी को लाने की जो बातें कही गई, और जो स्टेट लेवल पर जो अलग अलग भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने की चीज जो दिखाई पड़ती है, वो भी संविधान निर्माताओं की एक कोशिश है कि भारत में जो क्षेत्रीय पहचाने हैं, अस्मिताएं हैं, उनके साथ जो राष्ट्रीय जो अस्मिता है उस पहचान को क्या बनाए रखा जाए। तो इसका एक मॉडल आंसर बच्चों दे दिया गया है पहले वाले टेस्ट में, वहां से आप इसको क्या कलेक्ट कर सकते हैं या ग्रुप पर जुड़कर ले सकते हैं। फिर इसके साथ ही बच्चों एक और सवाल है जो पिछले बार पीएसआईआर में पूछा गया था, उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके मणिपुर की समस्या से जोड़ दिया। जातीय विविधता एक अंतर्निहित कारण है जिसने उत्तर पूर्व क्षेत्र में समस्याओं के समाधान में एक बड़ी चुनौती पेश की है, एक बड़ी चुनौती पेश की है। मणिपुर की जातीय हिंसा के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो यहां पर क्या है कि अभी तक आपने विविधता का पॉजिटिव पक्ष भी देखा और थोड़ा निगेटिव भी देखा। विविधता में एकता, विविधता जीवन को कैसे समृद्ध करती है,
विविधता में एकता हमारी खासियत है, लेकिन विविधता की वजह से कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं। और जैसे पूर्वोत्तर भारत में जो पहचान को लेकर जो झगड़े हैं, वो झगड़े या अस्मिता संबंधी जो संघर्ष हैं, वो उनके जातीय अस्मिता से क्या जुड़े हुए हैं। तो यहां पर इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर आप पाएंगे कि कुछ मैंने यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपसे मैंने लिए कि कैसे इस चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय एकता ऊपर से थोपी हुई चीज है। ये गलत है बच्चों, भीतर से क्या है, आई हुई चीज है, ठीक है। और विविधता में एकता का जो विचार है वो जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। दरअसल इस विचार को जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, यह भी गलत है। इसलिए इसमें डी ऑप्शन क्या होगा, कोई भी नहीं, डी ऑप्शन क्या होगा। इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और इनफैक्ट जब आप इंडियन सोसाइटी के कुछ चैप्टर्स देखेंगे तो वहां पर क्या है, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न क्या है मिलेंगे। तो ये मैंने बच्चों आपको विविधता की जो समझ है, उस समझ के चैप्टर के संदर्भ में बातें की। और इसमें मेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को इस चैप्टर से क्या है जोड़ा गया। और कुछ और भी क्वेश्चन हैं, जैसे मेंस का एक क्वेश्चन आया था कि भारत को वो कौन सी चीज है जो बहुत विशिष्ट बनाती है। तो वहां पर आप भारतीय समाज की इसी विशेषता को लिखेंगे कि भारत को विविधता में जो एकता है वह क्या है, बहुत क्या है, विशिष्ट क्या है बनाती है। तो ये है बच्चों इस पहले चैप्टर का एक क्या है उस पर आधारित कुछ चर्चाएं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप हम लोगों का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बल्कि उल्टा मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आप कितने दिन तक इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और जो इस चैनल की क्वालिटी है, जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार इस प्रकार की होगी कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल को न केवल सब्सक्राइब करेंगे बल्कि भविष्य में आप इस पर आने वाले कार्यक्रमों का इंतजार भी करेंगे। दूसरी बात यह है बच्चों कि जो कुछ भी एनसीईआरटी में है उसको अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन से जोड़ पाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं तो 50% आपकी तैयारी का जो महत्वपूर्ण काम है हो चुका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर इस क्लास को विराम देता हूं और मैं अगले मतलब एक दिन के गैप के बाद अगले दिन जो है इसके अगले टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।